अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, तरक्की के लिए हर शख्स पुरज़्म है। और प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे थे कि पुरज़्म है पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकें। पाकिस्तान के नौजवान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही वो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, उनके एजाज़ में तकरीब थी, उस तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो यूथ प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी वजह से यूथ को पजीराई भी मिल रही है। दूसरी तरफ सालाना 500 अरब की बिजली चोरी होती है, जिसको कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनानी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर भी जोर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट है वो भी फोकस करे, इत्तेहादी भी, और सब पूरी कौम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं। इसके अलावा जो कल सबसे बड़ी ख़बर थी, फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल, और अब ज़ाहिर है मामला जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन ये कोर्ट मार्शल और तहकीकात तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हुई, और उसके बाद अब ये ISPR की तरफ से कल जब ख़बर आई, और अब इसका दायरा कार भी सुनने में आ रहा है कि वसी होगा, कहाँ तक जा सकता है। और ये ख़ुद चूँकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, और साथ ही साथ अदलिया चूँकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उन्होंने राइट फोरम की निशानदेही की और उसके बाद ये मामला आगे बढ़े, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने में ये केस कितना केस स्टडी साबित होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हैं, एक तो मैं प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कानूनी तौर पे चूँकि जो डेवलपमेंट हुई माजी में भी 3 स्टार जनरल्स के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल होता रहा, लेकिन जनरल फैज़ हमीद अपनी नौयत में चूँकि एक बड़े फेमस भी थे और टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जिस तरह का कि हमने देखा कि 2014 से लेकर अब तक तवातर से जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, बड़े इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे जब वो सर्विंग भी थे। इस पूरे केस को आप किस तरह देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कितना आएगा? खुद ज़रा आर्मी के अंदर तो वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और ये हाई प्रोफाइल केस है, जब उनको इन चीज़ों की तहकीकात का पता चला तो उन्होंने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी किया। सिविलियन साइड पे जब हम देखते हैं और ख़ुद अदलिया के वक़ार में कितना इजाफा होगा और ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट डालेंगी? देखिए, पहली बात यह है कि यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। जी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रेफर किया डायरेक्शन ये दी थी जी कि इस बात पे कार्रवाई की जाए। तो क्रेडिट तो पहले जाने होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने डायरेक्शन दी, और फिर क्रेडिट दें अफवाज पाकिस्तान को कि आपने ही इदारे के एक मजबूत तरीन आदमी को, जो अपने आप को बादशाह समझता था, उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई स्टार्ट की। देखें, अफवाज पाकिस्तान का तरीकाकार यह है कि उनका कोई भी बंदा रिटायर हो या अगर सर्विस हो, उसको मिलिट्री एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। और फैज हमीद के साथ ये एलिगेशन ये भी है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो उनकी एक्टिविटीज थी वो इंतहाई खतरनाक थी। और फिर एक सब्सिडी का प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से वो भी इल्जाम उन पे है जी। कि फौज पाकिस्तान किसी रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन करती है और ये देखती है कि क्या उसके खिलाफ एविडेंस है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पीरियड में तकरीबन 3-3.5 महीने लग गए। 3.5 महीने के बाद मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, फौज पाकिस्तान ने फैज हमीद साहब को की गिरफ्तारी एक किस्म की मिलिट्री के कानून के मुताबिक की। अब जाहिर है कि ये मामला ज़ाहिर मिलिट्री कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा, और मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने का जो तरीकाकार है कि जो एविडेंस है उनका जो वकील प्रोवाइड करते हैं वो भी जैक ब्रांच का ही उनका आदमी होता है। एविडेंस पूरी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब जजमेंट देते हैं जी जी
तो कोई लंबी चौड़ी फाइंडिंग नहीं देते, वो सिर्फ ये कहते हैं प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी करके, अगर प्लीड गिल्टी है तो वो सजा सुना देते हैं कोर्ट मार्शल के तहत। अब अगर उसके खिलाफ कोई आदमी अपील में जाता है तो वो अपील वैसे कानूनी एतबार से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा हम भी अगर कोई डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना चाहे रिट पिटिशन में तो वो जा सकता है। ठीक। लेकिन फैज हमीद साहब का जो माजी देते हैं, तो माजी में 3.5 साल के दौरे हुकूमत में जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, उसमें खाली फैज हमीद भी इन्वॉल्व नहीं है, मेरे नजर जनरल बाजवा भी तकरीबन बाज़ मामलात में इन्वॉल्व हैं। इसमें यासीन साहब जो आप बात कर रहे हैं, चूँकि आज इमरान खान साहब से जो उनके वकील हैं उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा गया फैज़ हमीद साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो हुकूमत में जब तक वो ऑफिशियली ज़रा डीजी आई थे तो तब उनकी मुलाकातें थीं, बातचीत होती थी प्रोफेशनल वे में, उसके बाद तो नहीं है। साथ ही साथ तो इमरान खान साहब ने ये मुतालबा दोहराया कि फैज़ हमीद नहीं बल्कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है, दुनिया को ये बात पता है कि फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत को भी दाव पे लगाया, लेकिन वो हर हालत में चाहते थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फैज हमीद बन जाए। ठीक। अगर उनके कोई पर्सनल ताल्लुकात नहीं थे तो इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने क्यों दी, नंबर 1। नंबर 2, 3.5 साल में पीटीआई के मुतालिक जो है, पीटीआई का जो बानी पीटीआई के सरबराह हैं, वो लोगों से ये बात कहते रहे कि बाजवा जो है वो एक जमहूरी किस्म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और उन्होंने कहा कि फौज और हम एक पेज पे हैं, और बाजवा साहब का जो एक्शन है या फैज हमीद का है वो बहुत अच्छा है। और यही वजह से आपने देखा होगा जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई और उनको कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें, तो उस वक्त अपोजिशन ने बाइकाट किया था और 172 की जो तादाद थी वो पूरी करनी मुश्किल हो गई थी आपके लिए जी। तो आपने पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए थे और लोगों को उठा के लाए और 172 की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, और इस तरह एतमाद का वोट इमरान खान को दिलाया गया। अगर उस वक्त फैज हमीद ये रोल प्ले नहीं करते तो मेरे ख्याल में इमरान खान इस वक्त भी एतमाद को वोट लेने की पोजीशन में नहीं थे। और जब इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि जब उनका काम निकल जाता है तो वो अच्छे अच्छे लोगों को भूल जाते हैं। आप ये बता दें कि नईमुल हक की क्या कुर्बानियाँ कम थी कि नईमुल हक जब मौत हुई तो उसके जनाजे तक आप नहीं गए, हालांकि नईमुल हक ने जितना पीटीआई को सपोर्ट किया या पीटीआई के लिए काम किया उसका आदमी से सब्र भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यासर भाई, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें अगर दायरा कार बढ़ता है तो जहाँ बहुत सारे जर्नल्स हैं उनके नाम भी आ सकते हैं, सिविलियन साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे भी बहुत सारे एफिलिएशंस, इवन आपकी पार्टी के लोगों के नाम भी आ रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि जहाँ पे भी हो चीज़ें अब होनी चाहिए ताकि तहकीकात हो, जो लोग भी जिस साइड के भी इन्वॉल्व थे, और फिर अब 9 मई के वाक़यात को भी जोड़ा जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड्स कुछ खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर भी तहकीकात इदारा ज़रा कर रहा है कि 9 मई में हम फैज़ हमीद साहब का कितना इनपुट था। तो ये सारी चीज़ें अब आवाम के सामने आनी चाहिए। देखिए सर, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, फैज हमीद साहब की ये भी एलिगेशन है कि अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो कंप्लीट एक्टिव थे और उनकी एक्टिविटीज अपनी जो है ना अपनी जगह जारी और सारी रही है। आज जो हमारी पीटीआई या पीटीआई के लोग कहते हैं कि फैज हमीद से और बाजवा साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि वो गलत कहते हैं। और उनका कहना यह है कि ऑफिशियल कामों में हम दूसरे से मिलते थे और इसके अलावा हमारे कोई ताल्लुकात नहीं थे। मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता, ये टोटली गलत बयानी है। और यही वजह है कि पीटीआई वाले लोग जो है ना आज फैज हमीद के साथ किसी किस्म की जो अटैचमेंट वो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं, आप ज़रा खुद इस चीज़ को कानूनी प्रोसीजर को समझते हैं, फिर फ़ौज में वो बग़ैर किसी सबूत के ये सब कुछ नहीं करते। उनको लगा कि इतने एविडेंस उन्होंने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद फैज़ हमीद साहब को फ़ौजी तहवील में लिया।
अब ज़ाहिर तहकीकात हो रही हैं, तो जो जो लोग राब्ते में थे, एक तो होता है रब्ता होना, मेरा आपका प्रोफेशनल रब्ता तो हो सकता है, लेकिन किसी ज़ाती हैसियत में या अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने में, चाहे वो फैज़ हमीद साहब थे या सामने वाली पार्टी, तो वो तो पता चल जाएगा। तहकीकात हो रही हैं, साबित होंगी, जो जो गिल्टी साबित होगा तो वो उसको तो ज़रा सज़ाएँ होंगी। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक अच्छा अमल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज भले टीवी पे बैठ के मना करें, लेकिन सबूत जब उनके हाथ लगेंगे तो ज़ाहिर कार्रवाई तो होगी। अगर एक 3 स्टार जनरल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो बाकी लोगों के पास के खिलाफ भी तो होगी। देखें, अभी तक तो जो मामला सामने आए हैं जी, उसमें वो सब्सिडी का जो करप्शन है उसके हवाले से बात हो रही है, लेकिन मेरे अपनी इतलात के मुताबिक जो है 3.5 महीने के अंदर फौज पाकिस्तान ने फैज हमीद साहब के खिलाफ पूरी एविडेंस कलेक्ट की। आप कहते हैं एविडेंस इन्वेस्टिगेशन होगी, जी, मेरे नज़दीक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, और जब कंप्लीट प्रूफ उनके खिलाफ उनके हाथ आए हैं तब जाके उन्होंने हिरासत में लिया है। पर अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होती तो इदारा कभी भी अपने एक रिटायर ऑफिसर को इस अंदाज में कभी भी कस्टडी में नहीं लेता। तो कस्टडी में जहाँ लेने का मतलब यह है कि पहले उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की, फर्दर एविडेंस जो है उनके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगी। जब उनसे पूछा जाएगा ठीक, कि आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं तो वो क्या चीज़ है। तो इसमें यसर चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन एक चीज़ और, अगर वो सपोज नाम लेते हैं XYZ का, तो क्या फिर उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? मेरे हिसाब से जिन लोगों का नाम लेते हैं अगर, और उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको हर हालत में इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन में और शामिल करना उनकी चाहिए। तहकीकात भी फिर आर्मी एक्ट के तहत ही होंगी या उनको सिविलियन साइड डील करेगी? नहीं, जिस तरह इदारे ने अपने आदमियों के खिलाफ की ना कार्रवाई, जी जी, और अगर कोई सिविलियन इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए जो कोर्ट हैं उनको भी उसी अंदाज में मामला को लेकर चलना चाहिए जिस तरह इदारा चल रहा है। ठीक। आप ये बता दें कि फैज अहमद की गिरफ्तारी से क्या फौज की साख में इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अगर सिविलियन साइड का कोई बंदा होगा तो क्या वो भी आर्मी एक्ट के तहत आर्मी ही उससे तहकीकात करेगी या हमारी जो सिविल अदालतें हैं? सर, उसके लिए मेरा कहना यह है कि सिविलियन के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सिविल कोर्ट में होना चाहिए। और इससे पहले 9 मई के हवाले से जितने केसेस हैं जी, आपको पता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उनको कहा कि आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, केस प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, वो स्टे ऑर्डर अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है। वक्त खत्म हो गया यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से और पेचीदगियों से बता रहे थे, और ये केस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त का मशवरे का।